वो गाड़ी के बोनेट के ऊपर खड़ा होके बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने ये सीट हारे थे और तुम लोगों को दया दिखा के छोड़ दिए थे। इस बार अगर हम हारेंगे, हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आएगा तुम्हें बचाने के लिए, हम देखेंगे 4 तारीख के बाद। ममता हार रही है तो वेस्ट बंगाल जीत जाएगा। अगर वेस्ट बंगाल में ममता जीत रही है तो भारत हार जाए। वाई? बिकॉज सो मच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज वहां आ गए। जय जगन्नाथ दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक है और हम डिस्कशन करेंगे अभी जो रिसेंटली खत्म हुआ इलेक्शन का पर्व। 4 स्टेट्स और एक केंद्र शासित अंचल में जो इलेक्शन हुआ वो कल खत्म हो गया। वेस्ट बंगाल में जो लास्ट आखिरी फेज था वो खत्म हो गया है और आज हम डिस्कशन करेंगे जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो 4 स्टेट जो 4 स्टेट और एक केंद्र शासित अंचल में जो इलेक्शन हुआ, पहला था वेस्ट बंगाल जो सबसे बड़ा स्टेट है, ऑलमोस्ट लाइक 294 सीट्स वहाँ है। फिर दूसरा था तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी 234 सीट्स हैं, तमिलनाडु में भी 234 सीट्स हैं। फिर तीसरे में केरला, केरला में टोटल सीट्स हैं 140, केरला में 140 सीट्स हैं। और असम में जहां 126 सीट्स हैं और पुडुचेरी में 33 सीट्स हैं। जो केंद्र शासित अंचल पुडुचेरी है वहां 33 सीट्स है। सो ये इलेक्शन खत्म हो गया। इस इलेक्शन का बहुत मायने रखता था। ये जो इलेक्शन खत्म हुआ ये देश के लिए और बाकी सब जो स्टेट्स में तो हुए उसके उनके लिए भी मायने रखते थे, जो हमारा पूरा भारत के लिए उसके लिए भी मायने रखते। अगर हम देखा जाए जो इलेक्शन खत्म हुए हैं उसमें बहुत सारे कीर्तिमान बने हैं। अगर एग्जिट पोल में आ जाए तो हम शुरू करते हैं केंद्र शासित अंचल जो पुडुचेरी में इलेक्शन हुआ। वहां क्या है, अगर देखा जाए केंद्र शासित अंचल पुडुचेरी में यूनानिमसली हर कोई बोल रहा है कि वहां एनडीए आ रहा है। पुडुचेरी में टोटली 36 सीट्स हैं और उनका ऐसा है 30 इलेक्टेड होके आएंगे और 3 जो सीट्स हैं उनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। सो हर कोई बोल रहा है कि वहां एनडीए आएगा, क्योंकि वो मैथ इतना थोड़ा ऐसा है कि अगर अपोजिशन को आना है तो उनको 17 सीट्स चाहिए, अगर एनडीए को आना है तो 14 सीट्स होने से भी हो जाएगा, क्योंकि 3 सीट्स तो नॉमिनेटेड हो जाएंगे गवर्नमेंट से। तो हर जो इतना ज्यादा लोग भी नहीं गए उनका एग्जिट पोल लेने के लिए, मगर फिर भी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एनडीए को दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट विन दे रहे हैं। फिर हम शिफ्ट करते हैं थोड़ा पुडुचेरी के बाद केरला। केरला अगर देखा जाए वहां टोटली 140 सीट्स हैं। 140 सीट्स में से अगर किसी को 71 सीट्स मिल जाएंगे तो जीत जाएगी इलेक्शन। केरला में इस बार क्या हुआ, जो विजयन है पिनाराई विजयन, वो पिछले 10 साल से चीफ मिनिस्टर हैं एलडीएफ से। और इस बार जो एग्जिट पोल्स आए हैं हर कोई दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट लाइक यूडीएफ को इस बार वहां कंप्लीट मेजोरिटी मिल रहा है। इवन दो कांटे का टक्कर है मगर फिर भी यूडीएफ जीत रहा है। ये राहुल गांधी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि राहुल गांधी बहुत दिनों से इलेक्शंस, बहुत सारे इलेक्शंस इस बीच हार चुके थे। तो केरला अगर यूडीएफ जीतती है, जो दिखाई भी दे रहा है क्योंकि एंटी इनकम्बरेंसी था, क्योंकि पिछले 10 साल से सीएम पिनराई विजयन थे और आखिरी में जिस तरह शशि थरूर ने भी फुल फ्लेज कैंपेन किया कांग्रेस के लिए। मगर इस बार यहाँ ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी को कितना सीट्स मिल रहे हैं। डेफिनेटली बीजेपी लास्ट टाइम 0 था, जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था 0 था, मगर वहां से एक एमपी जीत के आए थे बीजेपी के। इवन जो मेयर्स थे वहां भी मेयर्स बीजेपी के जीते थे, मगर बीजेपी को लास्ट टाइम 11% वोट मिला था। इस बार 16 to 17% वोट मिलने की आशा दिखाई जा रहा है और उनको बीजेपी को 2 से 5 सीट मिलेंगे। जबकि जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं सो दिख रहा है कि 75 से 85 सीट्स तक यूडीएफ को मिल सकता है और 60 से 65 सीट्स एलडीएफ को मिल सकता है। कांटे का टक्कर है मगर फिर भी यूडीएफ वहां जीत रही है, जो एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर केरला एलडीएफ हारती है तो देश में जहां भी लेफ्ट का शासन था वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट ऑलरेडी वेस्ट बंगाल बहुत सालों पहले हार चुकी थी।
पिछले 15 साल से लेफ्ट ऑलमोस्ट गायब हो गई है वेस्ट बंगाल में। अगर अकेला लौता स्टेट जहां एलडीएफ का था, मीन्स लेफ्ट का था, सिर्फ शासन था, तो वो केरला था। अगर इस बार केरला एलडीएफ हार रही है तो फिर एलडीएफ खत्म समझो देश में। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा केरला में, अगर यूडीएफ इस बार जीत रही है तो बीजेपी और थोड़ा अपना वोट शेयर बढ़ा सकती है। सो ये हो गया आपका केरला का। नेक्स्ट आएंगे तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु देखा जाए, तमिलनाडु में हमेशा से दो पार्टियों का टक्कर रहा है, डीएमके और एआईडीएमके। अगर इंडिपेंडेंस के बाद हम देखें तो हर बार 5 साल के बाद वहां शासन चेंज हो जाता था, एक्सेप्ट 2 टाइम्स। एक बार एमजी रामचंद्रन ने 10 साल शासन किए थे, बैक टू बैक जीत कर आए थे, और जे जयललिता जी वो भी बैक टू बैक जीत कर आई थी। ये दोनों एग्जाम्पल के ये दोनों इंस्टेंस के अलावा कभी भी रिपीट नहीं हुआ है। जो पार्टी शासन में रहा है वो हमेशा हारा है। नेक्स्ट बार अगर अभी डीएम के शासन में है तो एआईएडीएम के नेक्स्ट टाइम आने का बहुत चांसेस है। मगर अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि कांटे का टक्कर है। इस बार और एक चीज क्या हुआ, जो एक्टर विजय हैं उनका टीवी के वो एक नया दल गढ़ के आए, और क्योंकि तमिलनाडु इतिहास में ऐसा है, इतिहास अगर हम देखें तो स्टार्स का बहुत इंपॉर्टेंस वहां रहता है। वो चाहे एमजी रामचंद्रन हो, फिर जे जयललिता जी हो, या कोई भी हो। सो ये स्टार्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। बीच में रजनीकांत जी थोड़ा वो इलेक्शन में आना चाहते थे मगर उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला। मगर विजय, इस बार विजय ने देखा क्या है ना, एआईडीएम के जो जितने, जयललिता जी जाने के बाद एआईडीएम के जो जितने भी नेता हैं वो कोई इतना करिश्मेटिक नेता नहीं है। और उनका और एक प्रॉब्लम क्या है, सारे नेता जो सीनियर हैं सब सारे बूढ़े हो गए, सब सारे सीनियर लीडर्स हो गए। तो वहां एक एआईडीएम का वैक्यूम क्रिएट होने वाला है। सो विजय ने इसको एक अपॉर्चुनिटी देखा और विजय ने इस बार इलेक्शन में आया। मगर इनिशियली तो उनका जो जब भी रैली होता था इतने सारे लोग आते थे, एक रैली में भी स्टाम्पेड हो गया था। स्टाम्पेड के बाद कुछ 40-50 लोग मर भी गए थे। उसके बाद उनका थोड़ा जो जितने अग्रेसिवली वो प्रचार कर रहे थे उसमें थोड़ा कमी आई। मगर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कांटे का टक्कर है डीएमके और एआईडीएमके में। कुछ लोग बता रहे हैं कि स्टालिन फिर से वापस आने वाले हैं। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल है जेवीसी, जो श्रीराम जी करते हैं, वो बहुत उनका एग्जिट पोल्स हमेशा सही आता है। सो वो बोल रहे हैं कि एआईडीएमके फुल पावर में आ रही है। अगर एआईडीएमके और बीजेपी फुल पावर में आ रही है तो, और विजय के टीवी को सिर्फ वो 8 से 10 सीट दिए हैं। मगर कुछ और भी एग्जिट पोल्स हैं जो लोग बोल रहे हैं कि विजय भी आ सकता है पावर में। अगर देखा जाए एक्सिस माई इंडिया, वो बोल रहे हैं कि विजय के टीवी को 90 से 120 सीट्स मिल सकते हैं। तमिलनाडु में मेजोरिटी के लिए 118 सीट्स चाहिए, और एक्सिस माई इंडिया बोल रहा है कि वो विजय को 120 तक सीट्स मिल सकता है। मगर एक्सेप्ट दिस एक्सिस माई इंडिया और कोई विजय को इतना सीट्स नहीं दे रहे हैं, वो बस 10 से 20 के बीच दे रहे हैं। बट जो भी ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रहा है उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एआईडीएमके इस बार पावर में आ सकती है। पलानीसामी के नेतृत्व में इस बार पावर में आ सकती है। तो ये है तमिलनाडु का। मगर तमिलनाडु फिर भी वो पूरा क्लोज कंटेस्ट है जैसे केरला में था। फिर भी केरला में तो हर कोई बोल रहा है यूडीएफ आ रहा है, मगर तमिलनाडु में कोई कुछ कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि विजय फैक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। विजय सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विजय को शायद 20% के आसपास वोट मिल सकता है। अगर लोग बोल रहे हैं कि उतना सीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, मगर 20% के आसपास वोट मिलेगा। तो 20% के आसपास वोट मिलेगा तो वो किसका वोट काट रहे हैं, डीएमके का या एआईडीएमके का, वो बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। फिर भी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि उसमें वो एनडीए को मेजॉरिटी दिखा रहा है, क्योंकि जेवीसी का जो एग्जिट पोल है जो श्रीराम जी किए हैं वो बोल रहे हैं कि एनडीए को फुल मेजॉरिटी मिल रहा है। ये रहा तमिलनाडु का। फिर तमिलनाडु के बाद
हम चलते हैं आसाम की तरफ। अगर आसाम की देखा जाए, बहुत दिनों से पिछले 10 साल से बीजेपी पावर में है। हेमंत बिश्वा शर्मा 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं आज सीएम। और आसाम में और एक चीज भी है, जहां मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिम का पॉपुलेशन 35% से भी ज्यादा है। तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, शायद आसाम में टोटली 126 सीट्स हैं, 126 सीट्स हैं, और मेजोरिटी के लिए 64 सीट्स चाहिए। जबकि सारे एग्जिट पोल ये बोल रहे हैं कि हेमंत बिश्वा शर्मा और बीजेपी को 90 से 110 सीट्स मिल सकता है, और कांग्रेस को भी 25 से 35 सीट के बीच रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हेमंत बिश्वा शर्मा फिर लौट रहे हैं। और हेमंत बिश्वा शर्मा ने बहुत अग्रेसिवली भी कैंपेन किए थे, और वो बोले थे कि जो 23 सीट्स जहां में मुस्लिम मेजोरिटी है वहां मैं लड़ूंगा ही नहीं। बट एनीवे, सो आसाम में बीजेपी वापस आ रही है। अब बचा वेस्ट बंगाल, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ चल रहा था वेस्ट बंगाल में। किसी ने बोला अगर वेस्ट बंगाल में ममता हार रही है तो वेस्ट बंगाल जीत जाएगा, अगर वेस्ट बंगाल में ममता जीत रही है तो भारत हार जाएगा। वाई? बिकॉज सो मच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज वहां आ गए थे। लास्ट टाइम के तरह इस बार बहुत डिफरेंस था एसआईआर होने के बाद, और जो वोटिंग हुआ वो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अगर हम देखें ना, ऑलमोस्ट लाइक 92.63% वोटिंग हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 93%। वो इंडिया के, जो भारत के पिछले जितने भी सारे रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक जो रिकॉर्ड थे वोटिंग के लिए, वो त्रिपुरा 2013 में 91% वोटिंग किया था, तो एक नेशनल रिकॉर्ड था जिसको इस बार वेस्ट बंगाल ने तोड़ दिए। मेरे जो दोस्त लोग वहाँ हैं, मेरा बात हो रहा था उनसे, वो लोग बोले कि व्हेन आई आस्क्ड कि ये रीजन क्या है, क्यों इतना वोटिंग हुआ, बिकॉज लास्ट टाइम सिर्फ 82% वोटिंग ही हुआ था, इस बार 93% कैसे हुआ। सो कहीं ना कहीं लोग बताए कि ये एक डर था, जो एसआईआर होने के बाद सबको डर था कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारा नागरिकता खत्म हो जाएगी। सो इसके लिए ट्रेन भर भर के जहां भी जो भी था वो सब आए और वोट किए, क्योंकि अगर देखा जाए जो एसआईआर में 91 लाख का वोट कटा था, मगर फिर भी 93% वोटिंग हुई, जो एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ, 93% वोटिंग हुआ, इसके लिए हमें अगर किसी को अगर थैंक्स देना है या किसी को धन्यवाद देना है, तो वो पहला इंसान है वो ज्ञानेश कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने इतना कुछ सब कुछ किया और लोगों को बताया कि नहीं, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लोग वोट देना चाहिए, वोटर का इम्पोर्टेंस क्या है वो बताने की कोशिश की इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि इतने सारे पीआईएल फाइल हुए मगर वो सारे खारिज कर दिए, बोले कि नहीं, एसआईआर जो हुआ है, एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर भी हुआ, एसआईआर के लिए इलेक्शन रोका नहीं गया। और तो ये अगर देखा जाए तो ये दोनों को तो बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि जो इतना जो परसेंटेज हुआ है वोटिंग। और इसके अलावा अगर तीसरे आदमी किसी को थैंक्स देना चाहिए तो वो है अमित शाह जी, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस इस तरह वहां तैनात रहे। जो पिछले बार होता था, लोग डर के मारे घर से नहीं निकलते थे वोट करने के लिए, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार लोगों ने घर से निकला। और इवन ज्ञानेश कुमार जी का और एक धन्यवाद देना पड़ेगा कि जहां जहां बड़े बड़े अपार्टमेंट्स थे वो अपार्टमेंट ही बूथ लगा दिए, जहां जहां छोटा छोटा मीन्स गांव, छोटे छोटे गांव थे वहां इस गांव में ही वो बूथ लगा दिए, जहां बहुत सारे लोग एक जगह पे कम्युनिटी के तरह रहते थे उस कम्युनिटी के अंदर ही बूथ लगा दिए। सो पहले जो गुंडागर्दी होता था, बीच में लोगों को रोक दिया जाता था, वो सब नहीं हुआ। और इस इवन कल में मेरे कुछ लोगों से बात हो रहा था वेस्ट बंगाल में, उन लोगों ने बताया कि इस बार जो महिलाएं हैं वो बहुत जोरों से आके वोट दी, तो वो एक था जिसलिए 93% का वोटिंग हुआ। ये बहुत अच्छी चीज है। और एक बात बताया जाता है, जब भी कुछ बदलाव का एहसास होता है तब लोग जोरों से निकल के वोट
वो एक अच्छी चीज है। और इस बीच और कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस भी आ रहे हैं वहां से। डिस्टर्बिंग वीडियो एक है, वो जो ममता बनर्जी जी के जो भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी, वो गाड़ी के बोनेट के ऊपर खड़ा होके बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने ये सीट हारे थे और तुम लोगों को दया दिखा के छोड़ दिए थे। इस बार अगर हम हारेंगे, हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आएगा तुम्हें बचाने के लिए, हम देखेंगे 4 तारीख के बाद। ये तो, ये डेमोक्रेसी में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई कैसे ऐसे धमका सकता है कि तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये, इसको एक्चुअली इसके बाद इनके खिलाफ खिलाफ कंप्लेन होना चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। ये छोटी चीज नहीं है। आई डोंट नो ज्ञानेश कुमार जी अगर वो साइलेंट रहेंगे या इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एनीवे, फिर भी वो एक चीज है। और बहुत सारे इवन जो ममता बनर्जी, एक वीडियो वायरल भी हो रहा था। ममता बनर्जी कुछ लोगों के साथ जा रही हैं और एक लोग देख के उनको वो पीछे घूम जाता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, किसी का इतना हिम्मत नहीं होता था कि ममता बनर्जी को देखे और पीछे घूम जाए, अपना मीन्स घूम जाए और पिछवाड़ा अपना रास्ता मोड़ ले। ऐसा तो पहले नहीं दिखा जाता था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर डर था वो इस बार खत्म है। और जब डर खत्म है तो वोटिंग तो होगा ही होगा। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जहां वो सेलो टेप लगा दिए हैं बीजेपी के बटन के सामने, और जहां प्रेस करते हो ईवीएम में, और वो प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी अगर वो बटन प्रेस कर रहा है तो नहीं, वोट नहीं जा रहा था। जो पहले होता था कि वो अतर लगा देते थे टीएमसी के बटन के सामने। आप वोट देने के बाद वो आपका हाथ सूंघते थे कि तुमने कहाँ बटन दबाए हो। अगर अतर वो स्मेल नहीं आता था तो उसको खत्म कर देते, बाद में इलेक्शन के बाद खत्म कर देते। तो ये सब इस बार बहुत सारे चीज सामने में आ गया है। और शुभेंदु अधिकारी जी जिस तरह पूरा मोर्चा संभाला, और इतना नहीं, लास्ट टाइम शुभेंदु अधिकारी जी को हराने के लिए ममता बनर्जी गई थी सिंगूर, मगर वहां हार गई थी। और लकीली क्या हुआ था ममता बनर्जी के लिए, उनका पैर में चोट आ गया था और उसको शोकेस किया कि मेरा पैर टूट गई है, और वो जो सिंपैथी मिला उसके चलते वो जीत गई। मगर इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया, भवानीपुर चले गए ममता बनर्जी को ललकारने के लिए। वो सिंगूर से भी लड़ रहे हैं और भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं। और लास्ट टाइम जितने मार्जिन में भवानीपुर से ममता बनर्जी जीते थे, इस बार एसआईआर में उससे ज्यादा वोट तो कटे। तो कहीं ना कहीं ये भी अभी प्रेशर है ममता बनर्जी के ऊपर, कहीं वो भवानीपुर ही ना हार जाए। तो ये एक चीज है। तो अभी आते हैं एग्जिट पोल में। अगर एग्जिट पोल, हमने पहले भी इसके ऊपर 2-3 वीडियो किए थे और इवन ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाए थे कि कैसे नहीं इस बार बीजेपी जीत रही है वहां। तो जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, मेजोरिटी ने ये दिखाया है कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिल रहा है वहां। अगर बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिल रही है तो ममता हार रही है। मगर कुछ दो एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत रहे, जो पीपुल्स पॉल्स से कहे गए। पीपुल्स पॉल्स इवन प्रीवियस इलेक्शन में बीजेपी को फुल मेजोरिटी दे दिया था और बीजेपी सिर्फ 73 में सिमट गई। इस बार पीपुल्स पॉल्स ने ममता बनर्जी को 200 सीट दे रहा है। तो मतलब क्या है, पीपुल्स पॉल्स का जो एग्जिट पोल आता है वो सिर्फ उल्टा ही आता है। शायद देखना पड़ेगा, इन्हें 4 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये है। इसके अलावा और एक ही एग्जिट पोल है जिसने ममता बनर्जी को भी और मेजोरिटी दिया है। जनमत का एक एग्जिट पोल है जो ममता बनर्जी को 170 से 205 तक की सीट दे रहा है, और बाकी सारे 160 से 175 बीजेपी को ही दे रहे हैं। जो पोल ऑफ एग्जिट पोल जो बोल रहे हैं वो बीजेपी को क्लीन मेजोरिटी दे रहा है, क्योंकि वहां 293 सीट्स हैं, 294 सीट्स हैं और जीतने के लिए 148 सीट्स चाहिए। इवन हमने अपना प्रीवियस वीडियोस में भी ये बताए थे कि 160 के आसपास बीजेपी जीत सकता है, 160 के आसपास सीट्स बीजेपी जीत सकता है। इवन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 200 भी पार कर सकता है। तो एनीवे, देखते हैं। दोस्तों, ये था जो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसका जो एग्जिट पोल आया है, इसका समरी था। हमने कोशिश की कि सारे समरी को लेके आपके सामने एक समरी रखें। जो भी है वो तो 4 तारीख को
पता ही चल जाएगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फिर भी एग्जिट पोल्स जो दिखाते हैं ऑलमोस्ट 90% से 90% केसेस में वो सही ही आते हैं। सो देखते हैं दोस्तों की क्या फाइनल रिजल्ट आता है और आप लोगों का भी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक नया टॉपिक और एक नया वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।